सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का दूसरा भाग। संधि भाग 1 में हमने चर्चा की थी संधि की परिभाषा, संधि के भेदों के बारे में बताया हमने, जिसमें से स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद, वृद्धि और गुण संधि के नियमों की चर्चा करते हुए विस्तार पूर्वक उनके उदाहरण भी समझाए थे। संधि भाग 2 में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनके नियमों की चर्चा करते हुए विस्तार से हम उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? स्वर संधि का भेद है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पीछे की 2 संधियां हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। कौन कौन सी? दीर्घ और गुण संधि को हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर की जो संधि है वो है वृद्धि संधि। इसमें कुल 3 नियम हैं। अब हमारा नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद ए और ऐ है तो वो दोनों वर्ण मिलकर ऐ में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए, आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए कि यदि हमने ए का मिलान ए से किया तो भी ऐ ही आएगा, और यदि आ का मिलान हम ए से करते तो भी ऐ ही आएगा। अब इस नियम को, वृद्धि संधि के इस नियम को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर, सदा जमा में एव। क्या बना इसका? इसकी संधि क्या हुई? सदैव। अब इसको हम यदि वर्णों को अलग अलग रूप में देखते हैं कि ये नियम कैसे परिवर्तित हुआ, ध्यानपूर्वक देखिए। यदि हमने क्या बताया था मैंने आपको कि 2 शब्द होते हैं, जिसमें से संधि विच्छेद के समय 2 शब्द हैं हमारे पास। यदि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण मिलते हैं तो उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। अब देखिए, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? द में आ है तो आ वर्ण हुआ, और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। अब ये नियम क्या कहता है हमारा कि यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, आ और ए से, इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, द अर्ध रूप में है, ए है। अब इस ए को हम द के साथ मिलाएंगे तो ये मात्रा के रूप में चला जाएगा और बन जाएगा सदैव। सदैव संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जमा में एव। अब एक और उदाहरण देखो, दूसरी तरफ परम जमा में ऐश्वर्य। क्या बना? इसकी संधि क्या हुई? परमेश्वर्य। ये इसी प्रकार से बना। हमने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अलग किया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमने अलग किया, दोनों को मिलाया हमने, इन दोनों को हटाकर उसके स्थान पर हमने ए रख दिया है। तो संधि विच्छेद बना परम जमा में ऐश्वर्य और इसकी संधि हुई परमेश्वर्य। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चार्ट दिखाया था जिसको वर्णों को लिखने का एक क्रम निर्धारित बताया था आपको। तो जो ऊपर वाले वर्ण हैं, ए और आ के साथ जो ऊपर वाले वर्ण थे वो तो हमारे आगे दीर्घ और गुण संधि में, और जो नीचे वाले जो वर्ण हैं चार्ट के अनुसार वो आ जाएंगे वृद्धि संधि में। तो हमने ए और आ के साथ हमने नीचे वाले वर्ण लिए हैं संधि में। नियम नंबर 1 में हमारा क्या हुआ? यदि ए और आ के बाद ए और ए आ जाता है तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है। अब नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद ओ और औ आ जाता है तो वो औ में ही परिवर्तित हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे वन जमा में औषधि, तो क्या बना? इसकी संधि क्या हुई? वनौषधि। अब इसको हम अलग अलग रूप में समझेंगे, जैसा हम पीछे भी करते आए हैं। वही पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण, हमने इनको अलग अलग कर लिया। अ और ओ आ गया हमारा। तो अब हम इन दोनों को अलग करते हैं, अ और औ को, तो उत्तर आया हमारा औ। तो वन जमा में औषधि, संधि हुई हमारी वनौषधि। इधर दूसरी तरफ देखिए आप, परम जमा में ओजस्वी। इधर दूसरी तरफ देखिए, हमारा है परम जमा में ओजस्वी, परम ओजस्वी, परमोजस्वी। तो इसमें इसी प्रकार से हमने वर्णों को अलग किया, दोनों को मिलाया और उन दोनों वर्णों के स्थान पर हमने, जो हमारा नियम कहता है, ए और ओ के स्थान पर औ आ गया। तो इस प्रकार से
हमने इस नियम में देखा अ और आ के बाद यदि और औ का किसी भी स्वर से मेल होता है तो उत्तर हमेशा हमारा औ ही आएगा। अब वृद्धि संधि के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जैसे स्व जमा में ऐच्छिक, क्या बना? स्वैच्छिक। सदा जमा में एव, सदैव। हमने कहा था ना कि अ के बाद यदि ए है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा। वसुधा जमा में एव, वसुधैव। महाजमा में ऐश्वर्य, महेश्वर्य। जल जमा में ओध, जलोध। एक जमा में एक, एकैक। तथा जमा में एव, तथैव। महाजमा में औषध, महौषध। तथा जमा में एव, तथैव। तो इसमें हमने इस संधि में हमने किन किन नियमों को लिया? यदि अ और आ के बाद यदि ए और ऐ आ जाते हैं, ऐ में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि अ और आ स्वर के बाद ओ और औ आ जाता है तो औ स्वर में ही परिवर्तित होगा। अब हम स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि समझते हैं। यण संधि में पहला नियम क्या कहता है? यदि ई और ई के बाद असमान स्वर आ जाए। असमान मतलब कि कोई भी, चाहे अ हो, आ हो, ई हो, इससे लेकर औ तक यदि कोई भी स्वर आ जाए तो ई और ई के स्थान पर यह हो जाता है, यह हलंत। ध्यान रखना इस चीज का, यह भी अर्ध रूप में आता है कि हम क्या करेंगे कि यदि ई और ई के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो हम ई और ई के स्थान पर यह रखेंगे और जब दाहिनी तरफ जो भी स्वर आता है हमारा उसकी हम मात्रा लगाएंगे। उस स्वर को हम सिर्फ और सिर्फ मात्रा के रूप में लगाएंगे। तो इसका एक उदाहरण देखिए। यदि जमा में अपि, क्या बना? यद्यपि। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नियम क्या कहता है कि हमने पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो है ई अलग कर दिया है और उधर से दूसरे वाले स्वर को हमने अलग कर दिया है अ। अब नियम क्या कहता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी वर्ण आ जाए, ई या ई में से कोई भी आ जाए, या ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, तो हम उसके स्थान पर यह रखेंगे। यह भी कौन सा? हलंत, हर अर्ध रूप में। यह हमारा अर्ध रूप में आएगा। अब आगे देखिए, हमने ई के स्थान पर यह रख दिया है और अब द में यह, द के बाद क्या आया? य के साथ हम अ मिला देंगे तो यह क्या हो गया? पूरा हो गया। तो जो पूर्ण रूप बना द अर्ध रूप में रहा और य के साथ हमने अ मिलाया, यह पूर्ण रूप में हो गया है। तो पूरा शब्द बना यद्यपि। आगे देखिए, एक और उदाहरण है सखी जमा में आगमन। क्या बना ये शब्द? सख्यागमन। कैसे बना? तो हमने सखी में से ई स्वर को अलग कर दिया और उधर दूसरे शब्द में से आ स्वर को अलग कर दिया। अब नियम क्या बताया था मैंने ऊपर? यदि ई या ई आ जाए तो उसके स्थान पर यह हुआ और यह के साथ आ की मात्रा लगाएंगे, हम बना या। और इधर से सखी में से हमने ई स्वर को अलग कर लिया था, स्वर के अलग होते ही वो अर्ध रूप में आ गया। तो यहाँ पर ख अर्ध रूप में हुआ और य के साथ आ की मात्रा लग के वो पूर्ण रूप में हो गया। ये बन गया हमारा पूरा शब्द सख्यागमन। अब यण संधि का दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर, जैसा हमने पीछे किया ना कि कोई भी स्वर आ जाए, ऐसे लेकर औ तक कोई भी स्वर आ जाए, उसकी हमें सिर्फ मात्रा लगानी है और ऊ के स्थान पर हमें व लिखना है, वो भी अर्ध रूप में। यहाँ पर एक इसका उदाहरण देखिए। जैसे सु जमा में आगत है, क्या बना? स्वागत। ये तो हमें याद है कि सु जमा में आगत हम स्वागत लिख देते हैं, लेकिन इसका नियम क्या है? स में ऊ है और आगे इधर दूसरी तरफ आ है, तो आ की तो हम क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मात्रा लगानी है और परिवर्तित क्या होगा? वर्ण ऊ स्थान पर व परिवर्तित हो जाएगा। अब व क्या है? अर्ध रूप में है और व के साथ आ मिल जाएगा तो बन जाएगा वा, और इधर से स के साथ हमने ऊ अलग कर दिया था तो स क्या हो गया? अर्ध रूप में हो गया। तो हमारा पूरा शब्द बना स्वागत। सु जमा में आगत, स्वागत। एक और उदाहरण देखो। जैसे वधु जमा में आगमन, क्या बना? वध्वागमन। तो यहाँ पर इसमें वधु में से ध में से ऊ अलग कर दिया है और ऊ के स्थान पर क्या बन गया? व बन गया। व के साथ आ की मात्रा लग गई है तो और ध जो है वधु में से ध में से ऊ अलग कर दिया था, वो परिवर्तित हो गया, लेकिन ध क्या रह गया?
अर्ध रूप में रह गया तो वो आधा ही लिखा जाएगा नीचे। तो क्या हो गया पूरा शब्द वध्वागमन। व के साथ आ मिल गया तो वा बन गया, ध अर्ध रूप में हो गया, बाकी शब्द जो के त्यों है, बाकी जो वर्ण है जो के त्यों है। तो हमारा जो संधि है वधु जमा में आगमन वध्वागमन बनी। अब यण संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि री के बाद असमान स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाता है। र भी कौन सा, अर्ध रूप में। और बाईं तरफ यदि री है और उसके बाद अगर कोई भी स्वर है तो स्वरों की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी, लेकिन री किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। जैसे पितृ जमा में अनुमति, क्या बना, पितृ अनुमति। यहाँ पर त में क्या है, री की मात्रा है और उधर अस्वर है। यहाँ पर जो री स्वर है वो किस में परिवर्तित होगा, र में। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ भिन्न हो गया है, इसको समझाने का प्रयास करूंगी मैं। क्या है यहाँ पे त और र, त्र कैसे बने, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर त्र क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है जो कि किस किस के वर्णों के मेल से बनता है, त जमा में र के मेल से। तो यहाँ पे त्र बन गया, त्र भी अर्ध रूप में है और इधर अ उसके साथ मिलेगा तो त्र पूरा हो जाएगा। तो हमारा जो पूर्ण शब्द बना वो बना पितृनुमति। अब दूसरा है मातृ जमा में आनंद, मात्रानंद। तो यही वही नियम है जो हमें दोहराया था, जिस शब्द को, त में री की मात्रा है और वही त और र मिलके जाएंगे और त्र में आ की मात्रा लगी, त्रा बन जाएगा और पूरा शब्द हुआ मात्रानंद। अब यण संधि को हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो तीनों नियम है ये मैंने लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। यदि ई या ई आए तो यह स्वर में परिवर्तित होगा और ऊ आ जाए तो व स्वर में परिवर्तित होगा और री आ जाए तो र स्वर में। हुआ हमारे पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में जो भी वर्ण आएगा उसकी हमें सिर्फ और सिर्फ मात्रा देखनी है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को देखते हैं और आप अपनी एक बार कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें देखिए कि ये वर्ण जिस प्रकार से मैंने पीछे वाली स्लाइड में जो वर्णों को आपको दिखाया था, जिसमें वर्णों को अलग अलग मात्राओं को मैंने अलग अलग करके दिखाया था, आप रफ कॉपी में एक बार उसी प्रकार से इन वर्णों को लिख कर देखिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है, अभी जमा में अंतर बना अभ्यांतर, अति जमा में अधिक अत्यधिक, नदी जमा में अर्पण नद्यर्पण। अब आप ये देखिए रफ कॉपी में ये लिख के देखो कि ये द में ई की मात्रा है, अब हमने ई की मात्रा किस में बदल जाएगी, य में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ पर द अर्ध रूप में हो जाएगा। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना देखकर कि कौन सा वर्ण किस में परिवर्तित हो रहा है और ये पूर्ण जब शब्द हमारे सामने आ रहा है तो ये किस प्रकार से आ रहा है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिए हैं, इन सभी उदाहरणों को अलग अलग कर वर्णों को अलग अलग कर आप एक बार कॉपी में लिखकर जरूर देखिए। देवी जमा में अलंकार देव्यलंकार, वी जमा में आप्त व्याप्त, अति जमा में आचार अत्याचार, देवी जमा में आगमन देव्यागमन, अति जमा में उत्तम अत्युत्तम, नी जमा में ऊन न्यून, प्रति जमा में एक प्रत्येक, अनु जमा में अय अन्वय, अनु जमा में ऐषणा अन्वेषणा, मातृ जमा में आज्ञा मात्राज्ञा। अब यहाँ पर देखिए त में री की मात्रा है तो ये वाला उदाहरण मैं पीछे भी दे चुकी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब ये उन उदाहरणों को लिखकर एक बार रफ कॉपी में जरूर देखेंगे, तब आप ये जानेंगे कि कौन सा नियम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। अब हम करेंगे स्वर संधि का 5वां और अंतिम भेद अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है कि यदि ए और ऐ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। आप नीचे देखिए उदाहरण में जो मैंने ए के नीचे एरो लगाया हुआ है, ऐ में परिवर्तित हुआ, यह भी अर्ध रूप में और एक आय में परिवर्तित हुआ। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब पहले हम ए लेते हैं, ए की मात्रा क्या होती है, शीर्षस्थ रेखा के ऊपर एक मात्रा
और अ की मात्रा क्या होती है, शीर्षस्थ रेखा पर 2 मात्राएं। तो अब देखिए नयन है, इसका संधि विच्छेद किया हमने, क्या बना, ने जमा में अन। अब नियम क्या कहता है, हमने ने में से स्वर को अलग कर लिया है, ए अलग कर लिया। नियम क्या बोला कि ए के स्थान पर क्या बनेगा, आई लगेगा। और दूसरी तरफ जो हमारा स्वर आ रहा है उसका क्या बताया था मैंने आपको, स्वरों की मात्राएं लगेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारे पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरे वाले शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मात्रा लेनी है वहां की। तो ने के बाद हमने ने में से ए अलग किया, ए से अय बना। अब देखिए यहाँ पर अय है तो न के साथ अ मिल गया, क्या बन गया, न पूरा हो गया। और य के साथ अ मिल गया तो य पूरा हो गया, और न लास्ट वाला न जो का त्यों, शब्द हुआ हमारा नयन। अब हम ए का उदाहरण लेते हैं। अय में क्या है कि एक उदाहरण है नायक, इसका संधि विच्छेद किया हमने, क्या बना, नई जमा में अक बना, वो शब्द हो गया पूरा नायक। अब अय में से क्या बना हमारा, पीछे आप देखो, ऊपर देखो एरो में क्या दिखाया गया है, ए बना अय में और अय बना आय में। तो आय यहाँ पर लग गया। अब न के साथ आ लगा तो क्या बन गया, ना। य के साथ अ लगा तो क्या बन गया, य। और पूरा शब्द हुआ नायक। नायक का संधि विच्छेद क्या हुआ, नए जमा में अक, और इसकी संधि हुई नायक। अब अयादि संधि का हम दूसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये ओ हुआ अव में और औ हुआ आव में। अब इसका उदाहरण दोनों का ही हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक शब्द है हवन, इसका संधि विच्छेद किया हमने, हो जमा में अन। तो ह में से ओ अलग किया, ह अर्ध रूप में हो गया। ओ हमारा किस में बदला, अव में परिवर्तित हो रहा है। तो नीचे देखिए ह के साथ अ मिल जाएगा तो ह पूरा हो जाएगा, व के साथ अ मिल जाएगा तो व पूरा, और न पूरा शब्द बना हवन। अब हम औ का उदाहरण देखते हैं, क्या है, पौ जमा में अक, क्या बना, पावक। अब यहाँ पर देखिए हो में तो क्या था, जो ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा कैसे आती है, खड़ी पाई के साथ शीर्षस्थ रेखा के ऊपर एक मात्रा। और यहाँ पर औ की कैसी मात्रा होती है, खड़ी पाई के साथ शीर्षस्थ रेखा के ऊपर 2 मात्राएं। जैसे बना पौ जमा में अक, बना पावक। अब यहाँ पे प में से हमने औ की मात्रा अलग कर दी, औ किस में परिवर्तित हुआ, आव में हुआ। औ क्या बोलता है, मैं तो हट जाता हूं, और उसके स्थान पर आव आ जाता है। तो यहाँ पर प के साथ आ की मात्रा लगाई, बना पा, व के साथ अ बनाया, व पूर्ण रूप में हो गया, और क। तो यहाँ पर हमने पावक की संधि विच्छेद क्या थी, पौ जमा में अक, और इसकी संधि शब्द बना पावक। तो यहाँ पर देखिए अयादि संधि के उदाहरण देखिए। यदि ए हो तो अय में परिवर्तित होगा, जैसे पीछे बताया है। ए हुआ तो आय में, ओ है अव, और औ है तो आव में परिवर्तित हो रहा है। जैसे शे जमा में अन है, शयन बना। चे जमा में अन है, चयन बना। अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इनको अपनी एक रफ कॉपी में एक बार इन वर्णों को अलग करके जरूर देखना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएंगे कि जैसे पीछे मैंने आपको वर्णों को अलग अलग रूप में करके समझाया था, तो किस रूप में, पूर्ण रूप में संधि उनकी कैसे होती है ये पता लग जाएगा। जैसे नई, नए जमा में अक है, नायक। पो जमा में इत्र है, पवित्र। भौ जमा में उक है, भावुक। नौ जमा में एक है, नाविक। तो इसके हमने अयादि संधि के उदाहरण समझे। अब अयादि संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं हम। आपने एक चीज का ध्यान रखा कि जो मैंने आपको चार्ट बताया था शुरू में, इस चार्ट की ओर देखिए। इस चार्ट में क्या है, ए और आ स्वर अलग किए। फिर हमने क्या किया, ई उ री। फिर उसके ठीक नीचे वाली लाइन में मैंने क्या लिखा, ए ऐ ओ औ। अब आप ये चीज देखो कि दीर्घ संधि में जो संधि का एक भाग है, दीर्घ संधि में हमने 3 परिवार लिए थे। हमने कौन कौन सा परिवार लिया, हमने अ आ, ई उ
ऊ। हमने फिर उसके बाद दूसरा भेद था हमारा गुण संधि। गुण संधि में हमने ऊपर वाली लाइन ली, ए और आ के साथ मिलान किया हमने ऊपर वाली लाइन का। फिर आया हमारा वृद्धि संधि। क्या किया हमने, अ और आ को हमने नीचे वाली लाइन से मिलान किया। फिर आई हमारी यण संधि। यण संधि में क्या हुआ, हमने फिर से ऊपर वाली लाइन को लिया, लेकिन इसकी अब की बार हमने क्या हुआ, अ और आ को छोड़ दिया, ऊपर वाली लाइन के वर्ण लिए हमने। फिर हमारा आता है स्वर संधि का 5वां भेद। कौन सा भेद है, अयादि संधि। अयादि संधि में हमने क्या लिया, अ और आ को फिर से छोड़ दिया और हमने क्या ले लिया, नीचे वाले वर्ण ले लिए। समझ में आया ना। ये चार्ट मैंने आपको किस लिए बताया था, ताकि आपको संधि के 5 भेद आराम से याद हो जाए, कि हमारे सारे नियम एक दूसरे में मिले ना, ताकि हमें ये याद रहे कि ऊपर वाली लाइन में कौन कौन से वर्ण हैं, वो हमें कौन सी संधि में लेने हैं, नीचे वाली लाइन में कौन से वर्ण हैं और हमें कौन कौन से वर्ण कौन सी संधि में मिश्रित करने हैं। यहीं पर हमारी संधि के सभी भेद समाप्त होते हैं। अब हमने किया संधि के 2 भागों में हमने स्वर संधि को समझा, अगले वाले भाग में हम व्यंजन संधि को समझेंगे। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी आपको संधि समझने में अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आपके पास आती रहे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।